दिया हुआ कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को किस संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो यह जो है राजभाषा की दर्जा दिया है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये राष्ट्रभाषा कोई नहीं होता है, और हिंदी जो है एक राजभाषा है। और हिंदी का सहयोगी भाषा कौन सा है? तो हिंदी का सहयोगी भाषा वो जो है इंग्लिश हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा है हिंदी, एक पार्टिकल भाग 17 में कहा गया है और अनुच्छेद 343 से 351 तक कहा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष जो है यह अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को हुए थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है के एम मुंशी थे। और सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टा अभी सीतारमैया थे। और प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दूसरा कथन है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तीसरा कथन है कि संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सम्मिलित थे। और ये जो चौथा कथन है कि संविधान सभा ने अपना अधिकांश कार्य समितियों के माध्यम से किया था। तो इसमें कथन 1 जो है गलत है और कथन 2 भी गलत है। तो इसमें कथन 3 और कथन 4 सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और प्रांतीय विधानसभाएं जो है एमएलए करता है और संविधान सभा के सदस्य विधायक होते हैं। इसके अलावा चलिए अब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप लोगों को चैलेंज करते हैं। अगर आप उसका आंसर राइट जानते हैं तो समझ लीजिए इस बार आपकी वर्दी पक्की है। और चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। और पवित्र नदी ऋग्वेद में है जिसे सरस्वती नदी माना जाता है, और सरस्वती नदी को ही नदीतमा कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है सुतुद्री है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि ये जो नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं और यहाँ नदियों के आधुनिक नाम दिए हैं। जैसे परसुड़ी नदी को का आधुनिक नाम जो है रावी नदी है, और इस परसुड़ी नदी को ही पुरुष नदी भी कहा जाता है। और बितस्ता नदी को बिरत नदी कहा जाता है, और बितस्ता नदी का आधुनिक नाम जो है झेलम है। और अस्किनी नदी को आशिकी कहा जाता है, चीन नदी कहा जाता है। तो अस्किनी नदी का आधुनिक नाम जो है छिनाव नदी है। इसके अलावा बिपाशा नदी को पास नदी भी कहा जाता है, और बिपाशा नदी का आधुनिक नाम जो है ब्यास है, ऋषि। और गोमती नदी का आधुनिक नाम जो है गोमल है। और कुरमू की नदी का आधुनिक नाम जो है कुर्रम है। और कुभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। और सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात है। और दुष्दती नदी का आधुनिक नाम जो है घग्घर है। और सतुद्री नदी का आधुनिक नाम जो है यह सतलुज है। और सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम जो है यह क्या हो जाएगा, ये गंडक हो जाएगा। और हिरैनी नदी का जो आधुनिक नाम है ये जो है सिंधु है। इसके अलावा चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों का पहचान बन गए हैं? तो जो है त्रिचित धूसर बर्तन है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें जो मृदभांड परंपराएं में पाई जाती है, और कह रहा है कि
ओसीपी गोरुए रंग के मृदभांड है जो कि 2000 से 500 ईसा पूर्व तक पाए गए और इसका उत्तर हड़प्पा काल में पाए गए और तांबे का प्रयोग किया गया। और पीजीडब्ल्यू यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड और एनबीपीबी उत्तरी काले पॉलिशर मृदभांड जो है ये चित्रित धूसर मृदभांड 1200 से 600 ईसा पूर्व पाए गए जो कि उत्तर वैदिक काल के हैं और उसमें लोहे का प्रयोग हस्तिनापुर में हुआ। और उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो है 700 से 200 ईसा पूर्व पाए गए जो कि महाजनपदों एवं मौर्य काल में पाए गए और चमकदार और जो कि नगरों का विकास है। याद रखने का तरीका, रंग बदलता गया, गेरुआ फिर धूसर फिर काला, धातु बदली, पहले तावा फिर लोहा, क्रम ओसीपी पीजीडब्ल्यू एनबीपीबी। तो अब चलिए दोस्तों स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टैटिक जीके के कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्टैटिक जीके का इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाशिवरात्रि जो कि भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डट में मनाई जाती है, यानी कि हिंदू महीने के कौन से महीने में मनाई जाती है? तो ये जो फागुन में मनाई जाती है यानी कि मार्च में मनाई जाती है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हालड़ा हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी का प्रमुख उत्सव है। जनवरी फरवरी में देवदार के मसाले जलाकर मनाया जाता है ताकि बुरी आत्माएं दूर हो जाएं। कुल्लू दशहरा जो कि कुल्लू में मनाया जाता है, दशहरे के दिन शुरू होता है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और मिंजर मेला जो कि चंबा स्थान पर मनाया जाता है जो कि मक्का धान की फसल का उत्सव है। और लवी मेला रामपुर बुसहार का है जो कि व्यापारिक मेला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हेमिस पर्व मुख्य रूप से डट में मनाया जाता है। तो हेमिस पर्व जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि हेमिस पर्व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है जो कि जून जुलाई में मनाया जाता है। और किसके स्मृति में? तो हेमिस पर्व जो है बौद्ध गुरु पदम संभव गुरु रिनपोछे की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी विशेषता है कि भिक्षुओं द्वारा प्रसिद्ध चाम नृत्य मुखैटा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जुड़े तत्व कौन कौन सा है? हेमिस लद्दाख का सबसे बड़ा व संपन्न बौद्ध मठ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है जो कि लद्दाख का ही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर पशु मेला जो है भारत के कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला बिहार में और पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैलपोड़ त्योहार मनाती है? तो ये जो कैलपोड़ त्योहार है कोंडो जनजाति मनाती है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कह रहा है कि कैलपोड़ कोड़ो समुदाय का पर्व है जो कि कर्नाटक कोडागु कुर्ग क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका अर्थ है कि कैलपोड़ का अर्थ है हथियारों की पूजा। इस दिन पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और यह सितंबर में किया जाता है जब धान की रोपाई का कार्य पूरा हो जाता है। और कोड़ों के अन्य पर्व पुत्री और फसल उत्सव है। पुत्री को ही फसल उत्सव कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डट की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो ये जो है बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पोला पर्व पर किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में करते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में यह भाद्रपद अमावस्या को होता है। और इस समय तमिलनाडु का मट्टू पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। तो चलिए अब साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है
संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से और v को v से। यानी कि प्रकृति व मात्रा क्या एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक जो किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। और न्यूटन का दूसरा नियम बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, इसी से बराबर m में प्राप्त होता है। और संवेग संरक्षण, बाहरी बल न लगे तो निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, उदाहरण से बंदूक का पीछे हटना, रॉकेट का उड़ना। और अगला क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो यह गति का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए अब भूगोल यानी कि जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो मैग्मा के जमने और ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण सीस्ट, नीस और क्वार्टाइज नहीं है, जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नारकोंडम द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का है कि अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय शेष, राजकोषीय अधिशेष और राजकोषीय वृद्धि, ये चारों है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय यानी कि सी घरेलू खपत, जी निवेश व्यय गुणे यानी शुद्ध निर्यात है तो सरकारी निकाय, जी को गवर्नमेंट निकाय कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है? तो जीडीपी का मुख्य उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना है। तो चलिए करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा कि लीड फर्टिलाइजर कंपनियां LFCS द्वारा वर्ष 2023-24 में वित्तीय वितरण 1094 ड्रोनों के आंकड़ों के अनुसार ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त महिला या GH सदस्यों की संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2026 में जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहाताल को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी दिवस स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो स्टैटिक दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है और इसी दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस भी मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और तो दोस्तों अगर आप भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।